बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ छात्रों ने लगभग पूरे बांग्लादेश को जला के रख दिया है। हजारों की मौत और बांग्लादेश में जो प्रशासन की जो स्थिति है, उसके बाद बांग्लादेश से निकल आई भारत में बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना। भारत ने उनको स्वागत किया है, पर अब बांग्लादेश में जो हिंदू हैं, बांग्लादेश में जो भारत के लोग हैं, वो अपने देश वापस आना चाहते हैं, ऐसा मानना है। सूत्रों के हिसाब से जो मिली खबर है, बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हुए गए आक्रमण के खिलाफ बंगाल में विधानसभा के जो विरोधी दल नेता है शुभेंदु अधिकारी ने सवाल उठाया है। कल ही उन्होंने कहा था बांग्लादेश से पीड़ित जो हिंदू हैं वो वापस अगर आना चाहे तो वो भारत सरकार से मांग करेंगे उनको एनआरसी के तहत भारत में नागरिकता दी जाए। आज दिल्ली में आकर वो अमित शाह से मिले हैं, जेपी नड्डा से भी मिले हैं। धर्म के हिसाब से ये एनआरसी का जो विचार है, क्या ये सवाल फिर से नहीं उठेगा? क्योंकि बंगाल के जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी कई बार इस विषय पे विरोध कर चुकी है, पर हालांकि कल उन्होंने बांग्लादेश की स्थिति पर कहा था कि दोनों देशों के लिए गए फैसले को वो स्वीकार करेंगी। दिल्ली से कैमरामैन मधुर के साथ मैं सुचंद्रिमा, भारत एक्सप्रेस। इस बात की पूरी संभावना है कि बांग्लादेश में आज ही अंतरिम सरकार का गठन हो जाएगा। बीएनपी ने प्रेसिडेंट से संसद को भंग करने की सिफारिश की थी, लिहाजा राष्ट्रपति ने संसद को भंग कर दिया। हालांकि अभी बीएनपी की तरफ से किसी भी नाम का प्रधानमंत्री के लिए नहीं दिया गया है कि आखिरकार प्रधानमंत्री कौन होगा। ये अंतरिम सरकार 3 महीने की होगी, इसके बाद पूरी तरीके से चुनावी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। वहीं बीएनपी ने अपने कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान को बांग्लादेश लौटने की अपील की है, लिहाजा वो बांग्लादेश लौटेंगे। वहीं ये तय हुआ है पिछले 16 साल में जितने भी राजनीतिक कैदी जेल में हैं उनको रिहा किया जाएगा और उन पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएंगे। जो सबसे बड़ी बात है कि अभी भी पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत में ही रहना पड़ सकता है। अभी उनको लंदन में, जो कि उनकी इच्छा है, अभी लंदन यानी कि ब्रिटेन की तरफ से कोई भी ऐसा आदेश नहीं आया है कि वो उनको शरण देगा। कैमरा पर्सन रमेश के साथ राकेश, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। बांग्लादेश में हुए तख्तापलट के बाद राजधानी दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आप तस्वीरों में देखिए, ये बांग्लादेश हाई कमीशन का गेट नंबर 1 है, ये मुख्य द्वार है। इसके बाहर दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है और आप देखिए दिल्ली पुलिस के बैरिकेड आपको यहां पर नजर आ रहे होंगे। ये गेट नंबर 1 है जहां से इस हाई कमीशन के अंदर गाड़ियों का आना जाना होता है, इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहूंगा आपको और दिखाना भी चाहूंगा आपको, तस्वीरों में बांग्लादेश का ध्वज नजर आ रहा होगा और साथ ही यहां पर आपको दिल्ली पुलिस के बैरिकेड भी नजर आ रहे होंगे, यानी कि इस पूरे 1 नंबर गेट को बंद कर दिया है। और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं, यहां पर दिल्ली पुलिस के अधिकारी अब मौके पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। साथ ही वो दिल्ली पुलिस के जवानों को भी इत्तला कर रहे हैं, उनको जानकारी दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आखिरकार यहां पर किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था संभालनी है, किन किन चीजों का कड़ाई से, किन निर्देशों का पालन करना है। और आप देखिए तख्तापलट के बाद क्या हम ये कह सकते हैं कि पिछले 2 महीने से लगातार बांग्लादेश में इस तरीके का मूवमेंट चल रहा है, जिसके बाद ये चीजें पीक पर पहुंची और कल बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को वहां से भागकर भारत में शरण लेनी पड़ी। फिलहाल इतना है कि मौके पर आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहां पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच में संबंध अच्छे हैं, लेकिन जिस तरीके से वहां राजनीतिक घटनाक्रम काफी तेजी से बदला, उसके बाद भारत में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं, काफी एक्टिव है। दिल्ली से कैमरा पर्सन धर्मेंद्र गौतम के साथ मैं मोहित शुक्ला, भारत एक्सप्रेस। जो भारतीय कंपनियां विदेश में काम कर रही हैं, बांग्लादेश में काम कर रही हैं, उनके निवेश को लेके भारतीय जिन लोगों ने पैसा उन कंपनियों में लगा रखा है, तमाम सारे एक असमंजस उनके अंदर पैदा हुआ है। देखिए, अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, जो इन्वेस्टमेंट हुआ है और हम इस उम्मीद पे भी हैं कि ये सिचुएशन
नॉर्मलाइज हो जाएगी तो उन कंपनी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। शेयर मार्केट शायद सेंटिमेंट्स पे ज्यादा होता है, इस समय अनसर्टेनिटी की सिचुएशन है, क्या होगा ये किसी को नहीं मालूम, तो उससे वो शायद शेयर प्राइसेस इम्पैक्ट हो। बट जिस तरह की कंपनियां हैं, जिस तरह का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, मेरे को नहीं लगता कि किसी भी लॉन्ग टर्म में या मीडियम टर्म में कोई इम्पैक्ट उन पे विजिबल होगा। तो जिन लोगों ने इन कंपनियों के अंदर अपना पैसा लगा रखा है, उन्हें बांग्लादेश के घटनाक्रम पर नजर रखने की जरूरत है। इस समय कैमरामैन हुकुम सिंह के साथ मृगांक प्रभाकर, भारत एक्सप्रेस। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को लगातार उत्साह और जोश से भरने के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम करती रहती है और अब हाल ही में 15 अगस्त को लेकर एक नया कार्यक्रम पार्टी ने शुरू किया है, जिसको लेकर आज प्रदेश कार्यालय में एक बड़ी अहम बैठक हुई, जिसमें सत्ता और संगठन से जुड़े हुए तमाम सारे लोग शामिल हुए। इस कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह के अलावा संगठन के तमाम पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा और मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शामिल हुए। हर घर तिरंगा अभियान 11 तारीख से शुरू होने वाला है, जिसको लेकर लगभग 1.5 करोड़ परिवार तक भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचना चाहती है और इसके माध्यम से वो सीधे जनता से कनेक्ट होना चाहती है और इसके लिए प्रभारी मंत्री हर जिले में तिरंगा फहराएंगे। इसको लेकर भी आज संकेत साफ कर दिए हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कि जल्दी ही प्रभारी मंत्रियों की घोषणा हो जाएगी, क्योंकि अभी तक मंत्रियों के प्रभारी जिले नहीं मिले हैं। लिहाजा इस बात की भी आज घोषणा कर दी गई है कि जल्द ही प्रभारी मंत्री मध्य प्रदेश में मिल जाएंगे। अपने कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह भरने के लिए इस पूरे तिरंगा यात्रा या हर घर तिरंगा अभियान को शुरू करने जा रही है 11 तारीख से। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। नीट प्रश्न पत्र लीक मामले का तार बिहार से जुड़ने के बाद बिहार को मिली बदनामी से परेशान आर्थिक अपराध इकाई ने प्रिवेंशन के फार्मूले पर काम करना शुरू कर दिया है। आर्थिक अपराध इकाई के DIG ने साफ तौर पे कहा है कि बिहार में होने वाली तमाम प्रतियोगिता परीक्षाओं के पहले इस ड्राइव चलाकर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कल से सिपाही बहाली की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और उससे पहले 3 दिनों तक इस ड्राइव चला के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही उन्होंने आम लोगों से यानी अभ्यर्थियों और उनके परिजनों से अपील की है कि यदि कोई अपराधी इस तरह से झांसा देने का प्रयास करता है तो उसके झांसे में आने की जरूरत नहीं है, बल्कि आर्थिक अपराध इकाई को इसकी सूचना देनी है ताकि उन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हो सके। कुल मिला के DIG ने ये संकेत दिया है कि जिस तरह से नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के बाद बिहार की बदनामी हुई है, उसके मद्देनजर एक विशेष रणनीति पे काम शुरू हो गया है और मैक्सिमम डाटा कलेक्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा आरोपियों का पूरा हालिया आर्थिक अपराध इकाई के पास है और उसी के आधार पर हर प्रतियोगिता परीक्षा के पहले एक विशेष अभियान चलाकर उन पे दबिश बढ़ाई जाएगी ताकि बिहार में नीट प्रश्न पत्र जैसे मामले दोहराया न जा सके। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 सीटों के उपचुनाव पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से मैदान में है और इन सीटों के कमान संगठन के साथ साथ मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी CM को भी दिया गया है। सरकार और संगठन के लिए जहां अयोध्या की मिल्कीपुर सीट नाक की प्रतिष्ठा बनी हुई है, वहीं सरकार और संगठन की कोशिश है कि समाजवादियों का गढ़ करहल को भी अपने पाले में लाया जाए। सहयोगी शहनवाज खान के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। इंदौर में आज कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी शामिल हुए। पटवारी के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन हुआ। जब प्रदर्शनकारी नगर निगम में घुसने की कोशिश कर रहे थे, उसी दौरान पुलिस के साथ झूमा झटकी हुई। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। इस दौरान भगदड़ में कुछ कांग्रेसियों और कुछ मीडिया कर्मियों को भी चोटें आई हैं। हालांकि पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि पानी की हल्की सी बौछार की गई थी, जिसके कारण किसी को चोट की स्थिति नहीं है। कुछ तत्वों के द्वारा बैरिकेडिंग को खिसकाने का कोशिश किया गया, तो उस पर से फिर हमारे द्वारा जो फायर फाइटर है उससे थोड़ा सा पानी का छिड़काव किया गया था और फिर शांतिपूर्ण तरीके से उनका ज्ञापन करवा करके सबको डिस्पर्स किया गया है। लेकिन हकीकत इससे उलट है।
कुछ कांग्रेसियों को भी चोटें आई हैं और 2 से 3 मीडिया कर्मी भी इस दौरान घायल हुए हैं। अब सवाल उठता है कि इस तरह के प्रदर्शन से भले ही समस्या हल ना हो, लेकिन संगठन को और कार्यकर्ताओं को मजबूती जरूर मिलती है। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेल से निकलने के बाद मुख्यमंत्री बनते ही 21 से 50 साल की झारखंड की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री सम्मान कन्या निधि योजना की शुरुआत की। यह योजना मुख्यमंत्री का चुनावी मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा था। इस योजना के तहत जैसा कि साफ तौर पर देख सकते हैं, राज्य के हर वर्ग की 21 से 50 वर्ष तक की उम्र की बहनों को 1000 रुपये प्रति माह सम्मान निधि दिए जाने की घोषणा की गई। इस योजना की शुरुआत के लिए 3 से 10 अगस्त तक विहित प्रपत्र में आवेदन जमा करने के लिए विशेष कैंप के आयोजन की भी घोषणा हुई। लेकिन योजना की पोल तब खुल गई जब कल मुख्यमंत्री ने खुद ही इस बात को स्वीकार किया कि आवेदन भरने में लोगों को तमाम तरह की परेशानियां हो रही हैं। तकनीकी परेशानियों के साथ ही बिचौलियों का जो है प्रवेश इस योजना के अंदर हो गया है। उन्होंने साफ तौर पर तमाम उपायुक्तों और प्रशासनिक अधिकारियों को बिचौलियों से इस योजना को बचाने की सलाह और निर्देश तक दिया। ऐसे में जब विधानसभा के चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री ने ये मास्टर स्ट्रोक खेला और उसमें काफी हद तक चुनावी दृष्टिकोण से फायदा भी होता हुआ दिखाई दिया, वहीं दूसरी तरफ इस योजना की शुरुआती विफलता ने ही मुख्यमंत्री के तमाम मंसूबों पर पानी फेर दिया है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। गुजरात में चांदीपुरा वायरस का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक राज्य में इस चांदीपुरा वायरस के संक्रमण के कारण 68 बच्चों की मौत हो गई है। कई बच्चे अब भी अस्पताल में भर्ती हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। गुजरात के अलावा मध्य प्रदेश और राजस्थान से भी इस वायरस के संक्रमण के मरीज गुजरात आ रहे हैं जिनका यहाँ इलाज किया जा रहा है। इनमें से कुछ एक बच्चों की मौत की भी खबर है। दूसरी तरफ राज्य सरकार इस बीमारी से निपटने के लिए पुख्ता कदम उठा रही है। प्रभावित इलाकों में कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है। लोगों को एंटीवायरल दवाई दी जा रही हैं। जो पीड़ित लोग हैं जिनके घरों में डेथ हुई है उन घरों में स्क्रीनिंग की जा रही है। राज्य के ग्रामीण इलाकों से शुरू हुआ वायरस अब शहरी इलाकों में भी दिखाई दे रहा है। अब तक करीब 17 जिलों में इस वायरस का संक्रमण दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार लगातार जागरूकता अभियान चला रही है और मक्खी मच्छरों के उपद्रवों से लोगों को जागृत कर रही है। अहमदाबाद में कैमरा पर्सन संजय कोष्टी के साथ अरविंद शर्मा, भारत एक्सप्रेस। आम बजट पेश होने के बाद से ही लगातार विपक्षी दल इस बजट का विरोध कर रहे हैं और आज इसी कड़ी में जो विपक्षी दल के सांसद हैं उन्होंने संसद भवन के मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। साफ तौर पर विपक्षी दलों का ये कहना है कि जो सरकार ने लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ से जुड़ी चीज़ों पर 18% जीएसटी बढ़ाया है, जो लगाया है वो बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य ऐसी बुनियादी चीज़ें हैं जिस पर सरकार को जो चीज़ें हैं वो निःशुल्क रखनी चाहिए और बल्कि सरकार ने उसे 18% जीएसटी लगाकर जो आम जनता है उसके ऊपर बोझ बढ़ा दिया है। इससे पहले भी हमने देखा था कि जब आम बजट सरकार के द्वारा पेश किया गया था तो लगातार विपक्षी दल इस बजट का विरोध कर रहे थे और इस तरह से सदन के अंदर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन उन्होंने किया था। और साफ तौर पर विपक्षी दलों का मानना यही है कि जो ये बजट पेश किया गया है ये आम जनता विरोधी बजट है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि जो 18% जीएसटी बढ़ाया गया है सरकार के द्वारा हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज पर, उसका आगे क्या देखना होगा। क्या विपक्षी दल इसी मुद्दे को लेकर सदन के अंदर लगातार नारेबाजी करेंगे या फिर नहीं। कैमरा पर्सन हुकुम सिंह के साथ प्रशांत त्यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। दिल्ली शराब नीति मामले में कथित आरोपी और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामले की सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मनीष सिसोदिया लगभग 16 महीने के आसपास जेल में हैं।
और अभी तक उन्हें जमानत नहीं मिली है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन हुआ है, क्योंकि कोर्ट ने कहा था कि अगर ट्रायल शुरू नहीं हुआ तो आप दोबारा जमानत की गुहार लगा सकते हैं, और अभी तक इस मामले में ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अभी तक आरोप तय नहीं हुए हैं, यानी कि ट्रायल तक शुरू नहीं हुआ है। कोर्ट ने कहा कि आप हर मामले में यही कहते हैं कि अगर जमानत दी गई तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया की ओर से दायर जमानत याचिका पर कब फैसला सुनाता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन धर्मेंद्र गौतम के साथ गोपाल कृष्ण। जो अग्निवीर योद्धा हैं वो लगातार फिजिकल टेस्ट दे रहे हैं। 12 जिलों के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर अग्निवीर भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट चल रहा है। वाराणसी के कैंटोनमेंट स्थित रणबांकुरे स्टेडियम में ये भर्ती परीक्षा चल रही है और ये 4 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक भर्ती परीक्षा होगी, जिसमें पूर्वांचल के 12 जिले, जिसमें वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र, गाजीपुर, बलिया समेत 12 जिलों के अभ्यर्थी यहाँ हिस्सा ले रहे हैं। प्रत्येक दिन यहाँ सुबह से लेकर शाम तक अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट किया जा रहा है। उसके साथ ही सफल अभ्यर्थियों का मेडिकल टेस्ट भी यहीं छावनी में किया जा रहा है। 39 जीटीसी में बड़ी संख्या में यहाँ अग्निवीर भर्ती में शामिल होने के लिए युवा पहुँच रहे हैं। पूर्वांचल के हर जिलों से यहाँ युवाओं की भीड़ हो रही है। युवाओं की भीड़ को देखते हुए यहाँ चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। पूरे परिसर में यहाँ सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है और युवाओं की भर्ती के लिए मुकम्मल इंतजाम का प्रशासन ने दावा कर रखा है। बता दें कि मई माह में जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हुआ था उसमें जो सफल अभ्यर्थी थे उनका यहीं अब वाराणसी में फिजिकल टेस्ट किया जा रहा है, मेडिकल टेस्ट किया जा रहा है। इस टेस्ट में सफल होने वाले जो युवा होंगे, वो अभ्यर्थी होंगे, वो अग्निवीर बन जाएंगे। ऐसे में यहाँ पर यह परीक्षा और फिजिकल टेस्ट जारी है। वाराणसी से सौरभ अग्रवाल, भारत एक्सप्रेस। बिहार सरकार के मंत्री जमा खान ने तेजस्वी यादव को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव बिहार को ठगने का काम किया है, लूटने का काम किया है और तेजस्वी यादव बिहारी जो युवा हैं उनको ठगने का काम किया है। और वहीं नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार जो है बिहार में विकास का काम किए हैं, गंगा जमुनी तरजीह को स्थापित किए हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारा को स्थापित किए हैं। तो नीतीश कुमार जो है बिहार में विकास का काम किए हैं। और आरजेडी की बात करें, तेजस्वी यादव की बात करें तो लूटने और ठगने का काम किया है बिहार में। इसको लेकर के जमा खान ने बड़ा बयान दिया है उन्होंने। और बता दें कि तेजस्वी यादव जो हैं वो जब विधानसभा सत्र, मानसून सत्र चल रहा था उसमें मौजूद नहीं रहने पर भी काफ़ी हंगामा मचा था, लेकिन तेजस्वी यादव वापस आ गए हैं और बिहार में एक दौरा करने वाले हैं पूरे बिहार का। इसको लेकर के लगातार बयानबाजियाँ चल रही हैं। उस पर जमा खान ने कहा कि ये जो है बिहार को ठगने का काम किया है। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति। बांग्लादेश में हुए तख्तापलट के बाद आज भी हालात बेकाबू हो गए हैं। आलम यह है कि हिंदुओं और उनके मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। ये जानकारी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में दी। जयशंकर के मुताबिक लगभग 20,000 भारतीय नागरिक बांग्लादेश में थे, लेकिन 8,000 नागरिक वापस इंडिया आ चुके हैं, लेकिन अभी भी 12,000 लोग बांग्लादेश में भारतीय नागरिक मौजूद हैं। शेख हसीना ने भारत सरकार से संपर्क किया और शरण मांगी और उन्होंने बताया कि मुझे तुरंत, चूँकि वहाँ पे हालात इस तरह के हैं कि हम वहाँ रुक नहीं सकते, इसलिए मुझे भारत आने दिया जाए, फिर वहाँ से वो कहीं और जाएंगी। जयशंकर ने ये भी कहा है कि हिंदुओं पर जिस तरह से हमले किए गए, हिंदुओं के मंदिर पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, इस तरह के हालात पर वो नज़र बनाए हुए हैं और उनकी ढाका प्रशासन, बांग्लादेश की सेना सबसे संपर्क जारी है। पल पल की जानकारी दी जा रही है और ज़रूरत पड़ेगी तो भारत सरकार फिर अपने कदम उठा सकती है। अजीत प्रताप सिंह, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। मालदीव से लेकर बांग्लादेश तक की कहानी ये बताती है कि चीन भारत के पड़ोसी मुल्कों के साथ एक ऐसे वातावरण का निर्माण कर रहा है जिसमें भारत विरोध की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो गई है। जाहिर सी बात है कि ड्रैगन इस खेल को बड़े सुनियोजित तरीके से अंजाम दे रहा है।
यही नहीं, पाकिस्तान से लेकर के अफगानिस्तान तक और भूटान से लेकर के तमाम ऐसे जो पड़ोसी मुल्क हैं उन पर उनकी आर्थिक निर्भरता को बढ़ाने के लिए लगातार एक ऐसी स्थिति का निर्माण कर रहा है जिसमें चीन पर उनकी निर्भरता लगातार कायम रहे। और यही वजह है कि भारत के आसपास पड़ोसी मुल्कों के बीच उसकी जो षड्यंत्र है वो लगातार जारी है। जरा समझिए इस पूरे वाकया को। तो भारत सरकार की इस पर पूरी नज़र है, लेकिन जो प्रथम दृष्टया दिखाई देता है उससे साफ जाहिर होता है कि भारत के खिलाफ चीन पहले मालदीव और अब बांग्लादेश को लेकर के एक नए रणनीति की तरफ आगे बढ़ रहा है। जाहिर सी बात है कि ड्रैगन ये चाहता है कि भारत के जो पड़ोसी मुल्क हैं उन पर उसकी निर्भरता हो और साथ ही आर्थिक रूप से ये देश चीन पर पूरी तरह से निर्भर हो सकें।